प्यारे बच्चों और सभागार में उपस्थित सभी मेरी शिक्षिका बहनों, आज मुझे दायित्व मिला है कि मैं यहाँ आपसे 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ बोलूँ। बहुत अच्छी तुम लोग बच्चे तब पैदा हुए स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हो। मैं उस कुछ विभीषिकाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। जब भारत का विभाजन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारा भारत क्या था। हमारे इस विद्यालय में ये सौभाग्य है हमारा कि हमें इस भारतवर्ष के बारे में, अतीत के बारे में गौरवमयी गाथाएं सुनाई जाती हैं। आप दक्षिण भारत की ओर जाएं, इतने सुंदर सुंदर विशाल मंदिर आपको मिलेंगे। आप उस वास्तुकला को, उस शिल्पकला को देखकर हैरान हो जाएंगे। आप छोटी छोटी बातें भारत के बारे में, अतीत के बारे में, हमारे हर एक क्षेत्र का वस्त्र अलग, परिधान अलग, उनकी शिल्पकारी अलग, बुनावट अलग, बहुत बातें हैं कहने के लिए कि जो भारत के विषय में हमें गौरवान्वित करती है हमेशा। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आप बच्चों को इसलिए जाननी चाहिए कि वो बातें आपको कोई बताएगा नहीं, आपका कोई ध्यान उस तरफ आकर्षित नहीं करेगा और आपको ये कहेगा नहीं कि ये जानो हमारा भारत सचमुच में क्या था। एक केरल राज्य है, उसमें कितने थे पद्मनाभन, जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाँ ये मंदिर आप चलाएंगे, जो इतना बड़ा विशाल मंदिर है वहाँ पर। तो जो राजसत्ताएं थी वो राजसत्ताएं मंदिरों में निहित थी। उनका धन धान्य मंदिरों को, हमारे ईश्वर को समर्पित था। वो उनका अपना नहीं होता था, वो ईश्वर के नाम से उन राज्यों को चलाते थे। ये जो सबसे बड़ी विडंबना ये है, आज हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस है हमारा। मैं ये कहती हूँ कि हमारा देश कभी पराधीन नहीं रहा। अभी जो बिटिया बोल कर गई बालिका, वो कहती है जी 200 साल अंग्रेजों ने गुलामी की हमने और 800 साल मुसलमानों ने किया। 1857 की क्रांति के विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि उस समय का जो मुसलमान बादशाह था, जिसको जो रंगून भेज दिया था वहाँ वो एरिया रगड़, जब बादशाह जफर सिर्फ दिल्ली के छोटे से इलाके पे काबिज था वो। ये हम हिंदुओं की कॉलोनियल मानसिकता से हम बाहर नहीं आ पाते। हम अंग्रेजी भाषा पे इतना जोर देते हैं कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती हम सोचते हैं इसे तो कुछ भी नहीं आता। हमारे दिमाग की वायरिंग क्या है? हमारे दिमाग की वायरिंग तो मातृभाषा है हमारी मातृभाषा उड़िया हो सकती है, मलयाली हो सकती है, पर वायरिंग हमारी हिंदी है, तो हम हिंदी ही ज़्यादा अच्छे समझेंगे और बोलेंगे ना। दूसरी भाषाओं को जानने में कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रेंच पढ़िए, आप जापानीज़ पढ़िए, फिर विदेशों में अच्छे अवसर मिलते हैं, पर उन भाषाओं का ज्ञान हमें अलग से प्राप्त हो। 1857 वाली बात कही, 1857 की जब क्रांति हुई है उस समय तक अंग्रेज सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से था हमारे यहाँ। 1858 में रानी के नाम से विक्टोरिया के कॉइन्स चलने शुरू हुए और किया हुआ। इसका मतलब कुल 90 वर्ष 1947 तक, और उस 90 वर्ष को भी घटा दें, 1935-36 में ही कांग्रेस ने कई चुनाव होके कांग्रेस अंग्रेजों के साथ मिलकर सत्ता चलाने लगी थी। उन्होंने अंग्रेजों से सब कुछ सीख लिया कि किस तरह से देश का दोहन करना है, किसे देशवासियों को भ्रमित करना है और कैसे उन पर शासन चलाए रखना। तो इस तरह से कांग्रेस शासन और सत्ता में आ गई। तो आप समझिए, बार बार किसी भी अपने भाषण में हम ये ना कहें कि 200 वर्ष हमके अंग्रेजों ने राज किया, कभी नहीं किया। 90 वर्ष, और उस 90 वर्ष को भी मैं गिन रही हूँ। उस 90 वर्ष में भी हमारे संस्कृति धर्म कैसे बचा रहा। राजस्थान में जाके देख लीजिए, कहीं भी जाके देख लीजिए, जैनियों के इतने बड़े बड़े सुंदर मंदिर हैं। ये माउंट आबू में है, रणकपुर में है, कैसे हैं। साउथ में इतने मंदिर कैसे बचे हुए हैं। अगर अंग्रेजों का राज होता या इतना मुस्लिम राज होता तो हम कैसे बच जाते इतने, बताओ मुझे। बचते क्या था? अंग्रेजों ने, हमारे हिंदू जो राजा थे, उन्होंने प्रशासन व्यवस्था अपने पास रखी, अपनी सेना दी अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए, और हमारी अपनी सेना हमारे अपने ही दूसरे राजाओं के विरुद्ध लड़ी। तो ये मत समझिए कि अंग्रेजों ने हम पे, पूरे भूभाग पे ऐसे राज्य था, पूरे भारत पे अंग्रेजों का राज्य नहीं था। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे हमारे राजनेता हुए जिन्होंने उन सब रियासतों का विलय एक भारतवर्ष को बनाने में किया। पर सबसे बड़ी त्रासदी है विभाजन की विभीषिका। 13 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जो नरसंहार हुए हिंदुओं के, जिस तरह से अभी मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी, उस पर लोगों के कमेंट्स ऐसे आए आंसू बहाते हुए कि हमारे पिताजी ये बताते थे कि कैसे उनके सहकर्मी थे, उनमें से 4 ही लोग वापस आ पाए भारत वापस आए तो उन्हें रहने को जगह नहीं मिली। बरसात में, ठंड में वो किस तरह से बाहर पड़े रहे। जिन गांधी जी की हमारे सभी लोग संघ के भी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इनको कहीं भी मस्जिदों में इनको ठहरने जगह नहीं दी जाएगी। जो मुस्लिम लोग छोड़ के चले गए हैं दिल्ली से, उनके घरों में भी इन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। और
छोटी आबादी के लिए इतना बड़ा भूखंड दे दिया गया। उस विभाजन की त्रासदी को तो आपको कोई नहीं बताता होगा कि विभाजन के समय क्या हुआ था। हम एक तिरंगा झंडा, हमारा देश का झंडा है, उसको हम लेके खुश होते हैं कि हाँ हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। किससे स्वतंत्र हुआ था हमारा देश? इस विषय पे विचार करिएगा आप लोग बच्चे, गूगल करिएगा कि उस समय किस तरह से लाखों विस्थापित आए थे, लाखों हिंदुओं को मारा काटा गया था, नरसंहार हुआ था, बलात्कार हुए थे माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ। छोटी छोटी कथाएं आती रहती हैं, आप पढ़ते भी रहते होंगे कि कैसे गुरुद्वारे में इकट्ठा होकर उन्होंने सब बहनों बेटियों को, और वो भी भावना से कि हमारे साथ शरीर के साथ क्या होगा, क्या करेंगे ये लोग मिले लोग, तो उन्होंने अपनी गर्दन कटा के सबको उन्होंने गुरुद्वारा खून से बह गया सारा, 60 लोगों को। वो रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री है कि किस तरह से उन्होंने बहनों बेटियों को मार के सबको कर दिया। तो स्वतंत्रता दिवस ठीक है, हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, पर कितने स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं? किस तरह का भारत गांधी नेहरू ने बनाया और सोचा? वो अंग्रेजों के रास्ते पर चले। देश का विभाजन ही क्यों हुआ? मुझे ये दुख होता है सोच के। स्वतंत्रता दिवस मनाना एक विषय हो गया कि हम उसको बड़े सुख से मनाते हैं, पर जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है मुझे बहुत दुख होता है। और मुझे उनको लेकर ये संवेदना है जो उस समय मारे काटे गए, विस्थापित हुए। आप सोचते हुए लाजपत नगर बहुत बड़ा मार्केट है, छोटे छोटे 50-50 गज की जगह शरणार्थियों को दी गई थी, जिसमें नीचे उन्होंने अपने मकान दुकान चला ली और ऊपर उन्होंने अपना मकान बना के रहने लगे। इस तरह से विस्थापित हो। तब तक दिल्ली इतना बड़ा था नहीं। आप पुरानी फोटोग्राफ्स देखेंगे, 1905 तक की भी फोटोग्राफ देखेंगे, कुतुब मीनार के पास में क्या था, जंगल सा पड़ा हुआ था। क्यों उन सरकारों ने वो सब काम नहीं किया जो हमारी धरोहर थी, उनको संभाला नहीं गया? क्योंकि मानसिकता अंग्रेजों वाली मानसिकता लेकर चलती। आप लोग इस बच्चे देश का भविष्य हैं। आप लोग उस कॉलोनियल, ठीक है अंग्रेजी ऐसा मत समझिए कि बड़े सारे विश्व की भाषा है, कुछ ही देशों में बोली जाती है और सारे देशवासी और देशों के अपनी मातृभाषा में बोलने में गर्व महसूस करते हैं, गर्व अनुभव करते हैं। आप लोग बच्चे हो, आप लोग हमारे देश का भविष्य हो। आप इतने अच्छे विद्यालय में शिक्षा ले रहे हो। मैं यही सोचती हूँ कि आप लोग वो ध्यान रखें, उस इतिहास को भी पढ़ें जो विकृत इतिहास, जिस तरह से हमारा विभाजन हुआ या अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए, सबके नाम हमारे इस विद्यालय में तो सुनाई देते हैं। सुभाष चंद्र बोस को किस तरह साइडलाइन किया गया, वीर सावरकर को किस तरह अंडमान निकोबार जेल में रखा गया, कैसे भगत सिंह और सुखबीर और गुरुदेव जी को फांसी दी गई। उन लोगों का साहस देखो। आज हम खुल के भारत माता की जय बोल तो सकते हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बोल पा रहे हैं भारत माता की जय? काटा जा रहा है ना। तो हमें उस काटे जाने के लिए तैयार होना है कि हमें इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार होना है। ये स्वतंत्रता दिवस आज की तारीख में बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में हमें बहुत सारे विषय पे सोचने के लिए मजबूर करता है। बांग्लादेश का जो आप सुन रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश तो 1971 में बना, आप सभी जानते हो, कुछ इतिहास पढ़ते होंगे बच्चे। तो मानसिक रूप से उस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि ये देश हमारा है। हम खाली ये ना सोचें स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं तो इतना स्वतंत्र भी नहीं है भारत हमारा जितना हम सोचते हैं। उस विभाजन की विभीषिका को बांग्लादेश में जो आज हो रहा है उससे मैं वाकई व्यथित हूँ। आज मेरा विषय ये लेने का था नहीं, मुझे कहा आप खड़े होकर बोलिए। तो जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसलिए मैंने ये सब बातें आप लोगों के सामने कही। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जागरूक हों, वो सब ये चीज़ें पढ़ते भी हों, सुनते भी हों। उन्हें कौन बताएगा उस विभाजन के समय का 1947 के किसी भी घर में दादा बाबी पर बाबा दादी होंगे, वो ये बताएंगे। पूछें कि भाई अपने घरों में जाके पूछिएगा कि उनकी जानकारी में कोई हो, किसी को याद हो कि उनके साथ क्या क्या हुआ था और पुलिस क्या करती थी तो हमारे भारतवर्ष की पुलिस ही ना। पुलिस एक्ट बने हुए हैं, अंग्रेजों, मैं वकील हूँ, वकालत करती हूँ, अभी लॉ बदले हैं इन्होंने आके 10 साल बाद मोदी जी की सरकार ने। वरना क्या नाम था? भारतीय दंड संहिता, अंग्रेजों का बनाया जो कानून था, दंड के लिए था, दमन के लिए पुलिस थी, हमारे सहयोग के लिए नहीं थी अब तक पुलिस। उन्होंने उसका नाम रखा भारतीय न्याय संहिता। मैं वकील होते हुए बार बार अपनी बातों में इस बात का जिक्र करती हूँ कि हमारा जो कोर्ट है, हमारे जो कोर्ट कचहरी है, लॉ है, वो निर्णय दे रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। पहले पंचायत, ग्राम पंचायत होती थी, वो न्याय देती थी। उनको पंचों को पता होता था, सब उस क्षेत्र से पंच बैठते थे, तो उन्हें घर घर का हर बात का पता होता था कि कहाँ गलत हो रहा है, तो न्याय होता था।
हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते तो निर्णय होता। तो इसलिए कोर्ट ने उन्होंने कहा कि नहीं, मीडिएशन सेंटर बनाया जाए, मध्यस्थता से मुकदमे सुलझाया जाए। अब उन्होंने नाम बदला, उस दंड संहिता को न्याय संहिता कराया। तो मैं क्या सोचती हूँ कि नाम बदलने से, जैसे कोई बच्चे का हम नाम रखते हैं, बड़ा सोच समझ के नाम रखते हैं कि इस बच्चे के नाम का प्रभाव उस बच्चे के जीवन में होता है। मान लो हमने दिव्या नाम रखा, दिव्या, हम इतनी बार दिव्या बोलते हैं, दिव्य शब्द का अनुभव होता है, ठीक है। तो इसी तरह अब ये न्याय संहिता बनी है, तो हम लोग ये प्रतीक्षा करें कि हाँ, दंड के बजाय न्याय संहिता बनी है, न्याय होगा हमारे साथ। तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए केवल मैं आप बच्चों से कहती हूँ, जागरूक बने, विशेष रूप से मोबाइल का सदुपयोग करें और अपने उस इतिहास को, एक घटना और बता देती हूँ, टाइम है कितना? एक हमारे ये अखंड भारत का हिस्सा होता था अफगानिस्तान, और इतना तो आप लोग छोटी सी हिस्ट्री पढ़ते ही होंगे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बर्मा होता था, और ये भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सब अखंड भारत का हिस्सा थे, ठीक है। और हम अब कितने भूभाग में सिमट गए, सब देश हमसे अलग हो गए। जो टर्की देश है, उस टर्की देश में उस्मानिया सल्तनत चला करती थी। तो सल्तनत थी तो आप समझ जाए कि जो राजा होता था उसके बेटों में से कोई अगला बादशाह बनता था। 1924 में जो उनका एक बड़ा सिपह सालार था, कमाल अतातुर्क पाशा, उसने विद्रोह करा। उसने कहा हम ये राजाओं का शासन नहीं मानेंगे, हम तो यहाँ पे डेमोक्रेसी लाएंगे। तो 1924 में एक खिलाफत विरुद्ध, खिलाफ होना मतलब विरुद्ध होना, ऐसा एक मूवमेंट हुआ वहाँ पे। उस मूवमेंट में उन्होंने अपदस्थ कर दिया वहाँ के राजाओं को और बादशाह को, और उन्होंने डेमोक्रेसी लिया 1925 में। 1924-25 में उस टर्की वाले इंसिडेंट के लिए यहाँ के कुछ समुदाय ने ये कहा कि हम तो खलीफात करके नाम था, वो खलीफा को जो हटाया गया है। केरल में एक जगह है मल्लापुरम, वहाँ पे 10,000 हिंदुओं को काट दिया, निरपराध पढ़ने वाले, उनको काट डाला गया सिर्फ इसलिए कि हाँ जी हम तो उनके पक्ष में खड़े हैं, उनका हम लड़ रहे हैं। और क्या सबसे बड़ी दुर्गति, उनके लिए जो फंड्स जुटाए, नैयर नाम के एक व्यक्ति थे, हिंदू ब्राह्मण थे, उन्होंने उनके उस मूवमेंट के लिए फंड्स जुटाए। गोवा की विभीषिका अगर मैं बताऊं, ये ना सोचे कि हमें नाम लेते हैं कि ये हुआ हमारे हिंदुओं के साथ, ये हुआ। ईसाइयों ने क्या किया गोवा में, अगर आप जरा सा गोवा का हिस्ट्री, आधा गोवा आपको, हमें गोवा, मेरे बचपन से, मैंने जो गोवा को जानते थे कि वहाँ बड़े 25 दिसंबर को ऐसे दिन रात गाने गाए जाते हैं, ऐसे सड़कों पे लोग नाचते गाते हैं। जब मैं गोवा गई मैंने देखा वहाँ पे कि आधा गोवा में तो हर घर के बाहर तुलसी चौरा है, हर घर के में साफ सफाई है, और मंदिर है, इतने विशाल मंदिर है वहाँ पे हिंदुओं के। गोवा में आप मतलब एक आधा गोवा एक अलग गोवा है आपके सामने, और आधा गोवा एक अलग गोवा, जहाँ पे बीचेस हैं, जहाँ पे विदेशी आते हैं, घूमते फिरते हैं, बीचेस का जो सीन हो सकता है आप समझ सकते हैं। और इस तरह से अत्याचार किए हैं। कोंकणी ब्राह्मण कहते हैं उनको, कोंकण प्रदेश जाके 500 ब्राह्मणों का परिवार था, सिर्फ वेद अध्ययन करना, एक जनेऊ और एक धोती पहनने वाले। उन लोगों को गोवा में जो पुर्तगाली आए उन्होंने इतने अत्याचार किए। पता नहीं, आज मैं बांग्लादेश की घटनाओं से शायद मेरा मन है, तो मैं आपको वो नेगेटिव चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश के साथ क्या क्या हुआ। 75, 76, 77 वर्ष हो गए हमें देश को। हमारे देश के, मेरी यंग जनरेशन को जानना चाहिए कि हमारे देश में हम क्या बनना चाहते हैं आगे जाके। छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहना चाहते हैं कि हम बड़ा विचार मन में रख के ही चलें कि हमारे देश में और कुछ ऐसा कुछ ना हो जो हमारे देश को हमें बचाने के लिए भी क्या करना। शिक्षा लेना अपने आप में, शिक्षा लेके आप उस पद पे पहुँचे, उस पद पे आप निर्णय लेने की क्षमता वाले पद पे पहुँचे कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है वो आप कर सकें। तो आज तो मैं नेगेटिव चीज़ें बताई आप सबको, और आप गूगल करके देखना भी कि आपको उसमें से क्या क्या मिलता है और कहाँ कैसे। मैंने बहुत छोटे 2 उदाहरण केरल का दिया जो खिलाफत मूवमेंट का मल्लापुरम का हुआ था, और दूसरा मैंने आपको गोवा का बताया। जिस तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, योगी जी हैं जो खड़े हुए धर्मांतरण के विरुद्ध कानून ला रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं, कोई और हिम्मत नहीं कर रहा है वो सब कानून ला रहे हैं। क्यों? 75 वर्ष बाद भी हम हिंदू इस स्थिति में क्यों हैं कि हमें राज्य की सुरक्षा से हमारे मनों में ये बातें क्यों नहीं है कि हम इन चीज़ों से कैसे बचाएं। तो आप बच्चों को तो ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। चारित्रिक बल क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, सब भूल के हम
मतलब अच्छे अच्छे महिलाएं रील्स बना रही, मेरे को बड़ा कष्ट होता है रील्स बना रही। कितने बच्चे रील्स बनाते? अपने देश के लिए हमें बहुत सकारात्मक रूप से सोचना है। अपने जो सब भाई बहन हैं जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं, शांति शांति हो गया, सवाल मेरा खत्म, सवाल खत्म हो गया। शांति। मेरा आप बच्चों से यही अनुरोध है, जो आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसके सामने बहुत चुनौतियां खड़ी हैं। आप देश का भविष्य हैं, आप इस विषय में सोचे विचारें कि ये देश सिर्फ एक झंडे से, भारत माता की जय बोलने से देश हमारा स्वतंत्रता नहीं बचेगी। हमारे देश की स्वतंत्रता को अखंड बनाए रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है। छोटी छोटी बातों को मत उलझो, बड़ा सोच रखोगे तो एक कहते हैं ना, जो सोचोगे वैसा ही ईश्वर तुम्हें देगा। यही बात कहती हूँ मैं अपनी आप लोगों को। मेरा यही संदेश है स्वतंत्रता दिवस पर कि आप सोचें आप क्या हो, आपका गौरव में अतीत क्या है, आपका गौरव में भविष्य क्या होगा। ठीक है ना? गौरव में भविष्य क्या होगा? आप सब खूब पढ़े लिखे, ऐसे पदों पर पहुंचे कि आपको निर्णय लेने की क्षमता हो, हमें देश के लिए क्या करना है। जब आपके हाथ में सत्ता होगी, शक्ति होगी, तब आप सोचेंगे तो देश के लिए पॉजिटिव सकारात्मक पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी मेकिंग में जाएं, ऐसा कुछ करें।